डिस्टोर्शन के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि डिस्टोर्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे वेल्डिंग कार्यों को वो प्रभावित कर देता है और कैसा उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट केसेस एंड रिमेडीज, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में डिस्टोर्शन भी एक डिफेक्ट है। वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी दोषों के ऊपर है। डिस्टोर्शन के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो कि वेल्ड में आ जाते हैं और उनका नियंत्रण किस प्रकार से हमें करना है, क्या उनके आने के कारण होते हैं और कैसे वो वेल्डिंग को प्रभावित करते हैं, तो तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। ये आर्क वेल्डिंग में पाए जाने वाले दोष हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि उनका नियंत्रण कर सके हम और एक अच्छा वेल्ड तैयार कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है दोषों को, ठीक है। एक होते हैं सरफेस डिफेक्ट यानी कि सरफेस दोष, सतह के दोष जो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाहरी चीज़ें जो हमें आंखों से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा दोष आ गया है, पर कुछ दोष हमें दिखाई नहीं देते। जैसे मानवीय शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ बीमारियां आ जाती हैं। कुछ जैसे बुखार होता है तो हम बाहर से हाथ लगा के देख लेते हैं कि फीवर है या नहीं है, पता लग गया हमें, ठीक है। कुछ फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं शरीर में, उनका भी पता लग जाता है, वो एक्सटर्नल है, बाहरी है, ठीक है। परंतु कुछ इंटरनल डिफेक्ट होते हैं कि अंदर किसी को स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है, ठीक है, तो एक्सरे से ही पता लग पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार वेल्ड के जो डिफेक्ट होते हैं, वेल्ड के जो दोष होते हैं उनको भी हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक सतह के दोष यानी कि हमारे सरफेस डिफेक्ट्स और एक होते हैं हमारे इंटरनल डिफेक्ट्स यानी कि आंतरिक दोष, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे दोषों की जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है और जिन्हें सतही दोषों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा डिफेक्ट है भाई क्रैक। वेल्डिंग में क्या होता है, कई बार जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि वेल्डिंग एक तापानुशील क्रिया है। ताप के प्रभाव के कारण वेल्डिंग में विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है जोब के अंदर और बाद में संकुचन होता है, ठीक है। यानी कि वापस जोब सिकुड़ने का प्रयास करती है और उसी अवस्था में आने का प्रयास करती है जिस अवस्था में वो वेल्डिंग से पहले थी, ठीक है। तो क्रैक में क्या होता है, इस फिगर के द्वारा देखो, ये इस प्रकार से जोब कट जाती है, वेल्डिंग कट जाती है, कई बार कट आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं भाई दरार आने के, जैसे कठोरता, धातु में कई बार क्या होता है कार्बन की अधिक मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन की अधिक मात्रा धातु में कठोरता की वृद्धि कर देती है, ठीक है। जिस धातु के अंदर कठोरता होगी उसमें दरार आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई नरम चीज़ है, कोई लचीली चीज़ है, उसके ऊपर तुम ज़्यादा वेट गिरा दो, वो टूटेगी नहीं, लचक सकती है, टूटेगी नहीं। परंतु जो कठोर चीज़ हो उसके ऊपर तुम ज़्यादा वेट रख दो, हो सकता है वो टूट जाए। जैसे कास्ट आयरन से बने पार्ट अक्सर टूट जाते हैं, ठीक है। तो प्री हीटिंग की कमी, कई बार हम प्री हीट नहीं करते हैं धातु को वेल्डिंग से पहले, तो प्री हीटिंग की कमी की वजह से भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद डक्टिलिटी की कमी, कुछ धातुओं में अलग अलग गुण होते हैं, डक्टिलिटी कई धातुओं में अलग अलग होती है, ठीक है। तो डक्टिलिटी की कमी के कारण भी, तन्यता बोलते हैं इसको हिंदी में, खिंचाव शक्ति, ठीक है, खिंचाव शक्ति की कमी होने के कारण भी या डक्टिलिटी की कमी होने के कारण भी धातु में क्रैक आ सकते हैं। उसके बाद बेस मेटल के तनाव, कई चीज़ें होती है बेस मेटल में, जब किसी धातु का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर कई प्रकार के खिंचाव बन जाते हैं, ठीक है। कई बार धातु के जो अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाते हैं, तो उससे वो तनाव बढ़ जाते हैं। तो ये तनाव जो होता है, टेंशन जो होती है, ये भी क्रैक आने का कारण बन सकती है। जॉब को शीघ्र ठंडा करना, कई बार हम क्या करते हैं, जॉब को जल्दबाजी में ठंडा कर देते हैं, वेल्डिंग की तुरंत ठंडा कर दिया, ठीक है, तो उससे भी क्रैक आने की संभावना जो है हमारी बढ़ जाती है। तो हमें क्या ऐसा काम करें कि जो है ये दोष ना आए। क्या होता है, जो हमारे कारण होते हैं उनके अपोजिट ही उपाय होते हैं, ठीक है। जैसे हमें ऐसी धातु का चयन करना चाहिए जिसमें कठोरता की अधिक मात्रा ना हो वेल्ड करने के लिए। अगर हमें अधिक कठोर धातु को वेल्ड करना ही है तो उसकी पहले प्री हीटिंग कर लेनी चाहिए। प्री हीटिंग से क्या होगा, उसमें उपचार से वो धातु नरम हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद
धातु में उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए डक्टिलिटी की भाई। अगर डक्टिलिटी की मात्रा धातु में सही होगी तो फिर जो है क्रैक आने की संभावना कम हो जाएगी। और बेस मेटल में जो है तनाव अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर बेस मेटल में तनाव हो और अब हमें आभास हो जाए कि इसके अंदर तनाव है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्री हीटिंग कर लेनी चाहिए। अगली चीज़ जो है, गर्म जोड़ को कभी भी तुरंत पानी में डुबोकर ठंडा नहीं करना चाहिए। उसे रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर एक जगह रख देना चाहिए कि वो धीरे धीरे ठंडी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनाकर हम क्रैक आने से रोक सकते हैं वेल्ड में। उसके बाद बात करते हैं हम स्पैटर की भाई। ठीक है, स्पैटरिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, स्पैटरिंग से हम फिगर के द्वारा समझते हैं। क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीड के ऊपर नहीं, उसके आसपास के एरिया में जो जॉब का खाली एरिया होता है उसके ऊपर धातु के बने छींटे छिटक जाते हैं। जो चिंगारियाँ होती हैं एक्चुअली वो क्या है, पिघला हुआ मेटल है। ठीक है, कई बार वो जॉब के इर्द गिर्द जमा हो जाता है और जॉब की सुंदरता को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो स्पैटरिंग के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है स्पैटरिंग का करंट की अधिकता। जब भी हम अधिक करंट के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो जो है स्पैटर बढ़ जाते हैं। गलत पोलरिटी, अगर हम सही पोलरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी स्पैटर हमारे बढ़ जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग आर्क का इस्तेमाल या लंबी आर्क का इस्तेमाल, अगर हम वेल्डिंग में लंबी आर्क का इस्तेमाल करते हैं, कई बार तुम भी करके देखते हो, तो ज़्यादा चिंगारियाँ निकलती हैं। ठीक है, और अगर सही आर्क होगी तो चिंगारियाँ कम निकलेगी। ठीक है, उसके बाद बेयर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली जो हम देखते हैं। एक होते हैं हमारे जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो फ्लक्स की परत चढ़े हुए। ठीक है, और एक होते हैं बेयर इलेक्ट्रोड यानी कि नंगन इलेक्ट्रोड। नंगन इलेक्ट्रोड से हमारा मतलब है जिसके ऊपर कवरिंग नहीं चढ़ी होती और खाली लोहे की राड होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इन कारणों से फ्लक्स जड़ जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम बेयर इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि इतना सा ये राड है, इसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में या तो इलेक्ट्रोड चिपक जाएगा या फिर उससे स्पैटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बचेंगे कैसे, हमें करंट की सेटिंग इलेक्ट्रोड के डाया के अनुसार और जॉब की मोटाई के अनुसार करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें स्पैटरिंग को कम कर सकते हैं। एक सही पोलरिटी का चयन करना चाहिए वेल्डिंग में। कभी भी जब भी हम वेल्डिंग करें तो हमें सही पोलरिटी का इस्तेमाल करना है, तो स्पैटरिंग की मात्रा को हमें कम कर सकते हैं। और एक सही या करेक्ट आर्क का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ठीक है, वेल्डिंग जब भी करो हमें सही आर्क का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और वेल्डिंग में हमेशा फ्लक्स लगे इलेक्ट्रोडों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बेयर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग वेल्डिंग में नहीं करना है हमें। ठीक है, अगर बेयर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो स्पैटरिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, जो इसके कारण होते हैं, केसेस होते हैं, उसके अपोजिट इसके रिमेडीज या उपाय होते हैं जिससे हम नियंत्रित कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई अंडरकट की। अंडरकट क्या चीज़ है। ठीक है, अंडरकटिंग क्यों होती है। ठीक है, तो अंडरकट जो होता है हमारा, ये फिगर के द्वारा देखो, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है। ठीक है, और करंट की आर्क के दबाव के कारण मैंने बताया था, जब भी करंट अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो वो धातुओं को काटना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कई बार करंट अधिकता के कारण धातुएं कट जाती हैं इस प्रकार से, और वो फिर अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कारण क्या होता है इसका, गलत यात्रा वेग। ठीक है, ट्रैवलिंग स्पीड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड ट्रैवलिंग स्पीड यानी कि इलेक्ट्रोड के चलने की गति। ठीक है, वो एक निश्चित होनी चाहिए। अगर तेज होगी तो बीड पतली बनेगी। ठीक है, अगर धीमी होगी तो मोटी बनेगी। एक उनके बीच की होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ताकि ना ज़्यादा मोटी बीड बने ना ही पतली बने। ठीक है, उसके बाद गलत वेल्डिंग तकनीक और गलत करंट सेटिंग। अगर गलत वेल्डिंग तकनीक है, ठीक है, तो भी ये दोष आ सकता है हैंडल कटिंग का। और अगर हमारा करंट की सेटिंग सही नहीं है तो भी ये दोष हमारा वेल्ड में हो सकता है। तो अंडर कटिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट की उपयुक्त सेटिंग करें। ठीक है, करंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए, जो की मोटाई के अनुरूप की उसकी सेटिंग हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सही यात्रा वेग रखना है हमें, चलने की जो स्पीड है वो बिल्कुल सही रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना है। इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर अलग अलग खांचे बने होते हैं। ठीक है,
है। वो एंगल को ही रखने के लिए है कि इलेक्ट्रोड को कैसी स्थिति में पकड़ा जा सकता है, कितने डिग्री के कोण पर हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार ही हमें इलेक्ट्रोड का एंगल सेट करना चाहिए। उसके बाद सही वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करके भी हम जो है अंडर कटिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडरकट से निजात पाने के तरीके थे। इसके बाद हम बात करते हैं वही ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग से मेरा तात्पर्य है कि कई बार क्या होता है जो है अक्षमता से अधिक माल का चढ़ जाना, ठीक है। कोई चीज़ अगर अक्षमता से अधिक हो जाए तो भी अच्छी नहीं लगेगी वो, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से मेरा मतलब है जैसे ये बहुत ज़्यादा माल चढ़ गया, एक उठा हुआ दिखेगी बीड जो कि अच्छी नहीं लगेगी हमें, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकते हैं ओवरलैपिंग के? माल उतना ही चढ़ना चाहिए जितना आवश्यक है, अधिक चढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम है, कम चढ़ेगा तो भी जोड़ टूट सकता है, ठीक है। तो धीमी गति, अगर हम मैंने अभी बताया था कि अगर हम धीमी गति से चलते हैं तो भी ये दोष हमारा आ सकता है वेल्डिंग में। उसके बाद करंट की कमी, अगर करंट की कमी है तो इलेक्ट्रोड एक जगह ज़्यादा कम स्पीड से पिघलेगा और ज़्यादा मात्रा में पिघल के एक ही जगह जमा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी ये दोष आ सकता है। इलेक्ट्रोड का व्यास अधिक होना, अगर जॉब की मोटाई कम है तो उसकी जगह अगर वहाँ 3-15 का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होना चाहिए और तुम कर रहे हो वहाँ पे 4 का, तो उससे क्या होगा वो जगह जो है ज़्यादा मेटल जमा करेगा। वो किनारों की गलत तैयारी, अगर जॉब की तैयारी तुम गलत ढंग से करते हो वो भी ये दोष हमारा वेल्डिंग में उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो है इससे बचने के लिए हमें क्या करें, किनारों की सही तैयारी करें और उचित व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें, करंट जो है सही मात्रा रखें और चलने की गति सही रखें, तो जो है हम ओवरलैपिंग को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वही ओवर पेनिट्रेशन। ओवर पेनिट्रेशन से क्या मतलब होता है हमारा? पेनिट्रेशन एक्चुअली क्या होती है, किसी भी जोड़ के नीचे जो मेटल निकलता है, गैप रखते हैं हम 2 या 3 mm का, जॉब की मोटाई के अनुसार और भी अलग हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कई बार एक वीक पेनिट्रेशन होती है, ओवर पेनिट्रेशन। ओवर पेनिट्रेशन ज़्यादा मात्रा में निकल जाना मेटल का, वो भी फिलर मेटल की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है उससे, ठीक है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके मुख्य कारण जो है कम स्पीड, अगर हम कम स्पीड से चलते हैं तो भी पेनिट्रेशन ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। अधिक मोटाई के इलेक्ट्रोड का चयन, अगर हम मैंने बताया पतली जोड़ पे अधिक मोटाई के इलेक्ट्रोड का चयन कर रहे हैं तो भी पेनिट्रेशन ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। मजबूती जोड़ की जरूरी होती है, परंतु ये ध्यान रखो कि फिलर मेटल का नुकसान अधिक ना हो, ठीक है। नुकसान अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सही स्पीड रखें और अधिक मोटाई के इलेक्ट्रोड का चयन, अक्षमता से अधिक मोटाई के इलेक्ट्रोड का चयन वेल्डिंग के कार्यों में कदापि ना करें। इससे हम इस दोष को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोरोसिटी की। भाई पोरोसिटी, पोरोसिटी एक्चुअली क्या है? पोरोसिटी एक ऐसा फॉल्ट है, जैसे मैंने बताया था ये स्पैटरिंग है जो पे इधर उधर बिखर जाते हैं। कई बार वेल्डिंग बीड के ऊपर ही पिन टाइप के छिद्र आ जाते हैं, पिन टाइप के होल, आलकुल होती है जो ऐसा लगता है जैसे उससे छेद दिया गया हो मेटल को, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? पोरोसिटी कहलाती है। तो पोरोसिटी बीड के ऊपर आ जाना, पिन टाइप के छिद्र, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। इसके कारण जो होते हैं गलत वेल्डिंग तकनीक, अगर वेल्डिंग तकनीक हमारी सही नहीं है तो ये दोष उत्पन्न हो सकता है। आधार धातु का साफ ना होना, कई बार क्या होता है जॉब के ऊपर पेंट लगा होता है, ठीक है, तेल लगे होते हैं, तो ये चीज़ वेल्डिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हो सकता है वेल्डिंग हो जाए परंतु वो छिटकेंगे जब बार बार तो इस टाइप के छिद्र बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नमी युक्त इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करना, अगर हम नमी युक्त इलेक्ट्रोडों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे ये दोष हमारा उत्पन्न हो सकता है। असुरक्षित वेल्डिंग ढंग, यानी कि वेल्डिंग करने का तरीका अगर हमारा सुरक्षित नहीं है, सही प्रकार से हम नहीं चल रहे हैं, जो जॉब की हमने सफाई नहीं की है ढंग से, तो भी ये पोरोसिटी का दोष हमारा वेल्डिंग में उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम सही वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना है हमें, और जो नमी युक्त इलेक्ट्रोडों का प्रयोग वेल्डिंग में नहीं करना है। अगर इलेक्ट्रोडों में नमी आ गई है तो इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन, जो एक मशीन रखी हुई है अपने पास अंदर, उसमें उनको सुखा लेना है, उसके बाद ही वेल्डिंग करनी है, ठीक है। और वेल्डिंग के सुरक्षित ढंग का इस्तेमाल करना है, यानी जो वेल्डिंग की यात्रा वेग वगैरह है
उनको ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो सही रखनी है, उसके बाद ही हमें वेल्डिंग करनी है। तो ये फॉल्ट आने की संभावना वेल्डिंग में काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई हम क्रैटर की। क्रैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रैटर एक ऐसा दोष होता है, ये वेल्डिंग बीड बनाते हैं हम। ठीक है, पूरी बीड में इलेक्ट्रोड जो होता है 70 डिग्री तक रखते हैं हम। ठीक है, ऐसे चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेटल पिघल कर जब जॉब खत्म होने वाली होती है तो एकदम से लुढ़क जाती है पिघली हुई मेटल। ठीक है, तो वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है, एक गहरा गर्त बन जाता है, जिसको हम क्रैटर कहते हैं। ये इसकी जो वो होती है बनावट, वो अन्य बीड के मुकाबले अलग सी लगती है, जिससे ये जॉब की जो सुंदरता है उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? बेसिकली जब 15 mm जॉब रह जाए तो इलेक्ट्रोड को 70 से उठा के 90 डिग्री का एंगल कर दो, कुछ पल वहाँ रुको, कुछ सेकंड वहाँ रुको, और फिर जो इलेक्ट्रोड को हटा लो, तो ये दोष हमारा वेल्डिंग में नहीं आएगा। ठीक है, मुख्य कारण होते हैं गलत इलेक्ट्रोड कोण। ठीक है, इलेक्ट्रोड का गलत एंगल, तेज करंट, गलत इलेक्ट्रोड का चुनाव, गलत यात्रा वेग। ठीक है, अगर हमारा यात्रा वेग गलत है इलेक्ट्रोड को चलाने का तो भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है। करंट अगर तेज है तो भी उत्पन्न हो सकता है, अधिक स्पीड से भी उत्पन्न हो सकता है। तो बचने के लिए हम क्या करेंगे? सही इलेक्ट्रोड एंगल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अधिक करंट का इस्तेमाल वेल्डिंग में नहीं करना है भूलकर भी। उसके बाद सही इलेक्ट्रोड का चुनाव करना है, और इलेक्ट्रोड का यात्रा वेग जो है वो हमें संतुलित बनाते हुए चलना है। तो ये दोष वेल्डिंग में हमारा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर भैया इतना। इसके बाद बात करते हैं हम लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि पिघलने की कमी। कई बार धातु वैसी नहीं पिघलती है जैसा हम पिघलाना चाहते हैं। ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं लैक ऑफ फ्यूजन के। धातु पर जंग लगा होना, अगर धातु के ऊपर जंग लग गया है, ठीक है, पेंट लगा हुआ है, तो भी वो ढंग से नहीं पिघलेगी। ठीक है, कम करंट होगा तो भी धातु नहीं पिघलती है। ठीक है, गलत इलेक्ट्रोड होने से भी धातु नहीं पिघलती है, और किनारों की गलत तैयारी होने से भी धातु कई बार अच्छी प्रकार से नहीं पिघलती है। इसके अतिरिक्त एक कारण और हो सकता है गलत पोलैरिटी। ठीक है, अगर गलत पोलैरिटी है तो भी धातु कई बार अच्छी प्रकार से नहीं होती है। फ्यूजन जो होता है वो अच्छी प्रकार से धातु का नहीं हो पाता है। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना है? लैक ऑफ फ्यूजन ना हो, धातु के पिघलने की गति सही बनी रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे? धातु के ऊपर अगर जंग वगैरह लगा है, पेंट लगा है, तेल लगा है, ग्रीस लगा है, तो उस चीज़ को बड़ी अच्छी प्रकार से वेल्डिंग करने से पहले साफ कर लें। सही करंट का इस्तेमाल करें, सही जो है इलेक्ट्रोड एंगल का इस्तेमाल करें, किनारों की प्रॉपर तैयारी करें, तथा सही पोलैरिटी का चयन करके हम लैक ऑफ फ्यूजन की मात्रा को सही कर सकते हैं, यानी कि धातु उसके बाद फिर ढंग से पिघलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अनइवन बीड की। अनइवन बीड बेसिकली क्या है? अनइवन बीड एक ऐसी बीड जो कि जिसकी एक समान नहीं होती, जो बीड असमान बीड कह सकते हैं जिसको हम। ठीक है, जैसे तुम लगा रहे हो, अनट्रेंड वेल्डर जो होते हैं, अकुशल वेल्डर जो होते हैं, जिन्होंने अभी काम सीखना शुरू किया है, उनकी आदत नहीं होती, कभी वेल्डिंग की नहीं होती उन्होंने, उनकी बीड में बनावट में अंतर होता है। कहीं वो मोटी लगाते हैं, कहीं वो पतली लगाते हैं, कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं साइड से भटक गए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी असमान बीड कहलाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है, कभी इधर गए कभी उधर गए, कहीं से मोटी कहीं से पतली, वो वेल्डिंग बीड सुंदर नहीं लगती है। उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। उन कारणों में मुख्य रूप से जो है आर्क की गलत लंबाई। अगर आर्क की गलत लंबाई है तो भी हो सकता है ये दोष, अधिक करंट से भी हो सकता है, और वेल्डिंग का अभ्यास प्रैक्टिस ना होने की वजह से तो ये दोष होता ही है। सबसे बड़ा कारण है वेल्डिंग का अभ्यास ना होना। अगर किसी व्यक्ति को वेल्डिंग का अच्छा अभ्यास नहीं है, उसने वेल्डिंग नहीं की है पहले, तो ये दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और आर्क की गलत लंबाई से भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है, अधिक करंट से भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए ये दोष ना है वेल्डिंग में हमें क्या करना है? सबसे पहले वेल्डिंग की प्रैक्टिस अच्छी प्रकार से करें, सही करंट की सेटिंग करें, और आर्क की सही लंबाई का इस्तेमाल करके, हम करेक्ट आर्क का इस्तेमाल करके इस दोष से निजात पा सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस डिफेक्ट क्लियर हो गए भाई सभी को। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम जो आंतरिक दोष होते हैं, स्लैग इंक्लूजन, ब्लो होल और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है,
क्या होता है स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, कई बार जब हम वेल्डिंग करते हैं तो बीड लगती है, ठीक है, बीड जो लगेगी उसमें क्या होगा, बीड जब हम लगाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कई बार 3-4 बीड लगानी पड़ती है एक जॉब को पूरा करने के लिए। तो पहली जॉब में क्या होता है, जब अगर हम इस सही प्रकार से चिपिंग नहीं करते हैं, सही प्रकार से वायर ब्रश से साफ नहीं करते हैं, तो कुछ कण स्लैग के दूसरी बीड के साथ अंदर जम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर बार बार बबलिंग होती रहती है, मतलब वो डिफेक्ट बना ही रहता है जिसको हम साफ नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, स्लैग का वेल्डिंग बीड के अंदर जमा हो जाना स्लैग इंक्लूजन कहलाता है। तो इस डिफेक्ट को हम नंगी आँखों से तो नहीं देख सकते क्योंकि उसके अंदर समा गया है, तो इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरे टेस्ट है, गामा रे टेस्ट है, और भी कई प्रकार के टेस्ट हैं जिनको किया जाता है, ठीक है। तो टेस्टों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, बहुत प्रकार के टेस्ट हैं, वेल्डिंग जोड़ों को कैसे पहचान सकते हैं हम कि डिफेक्ट आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। तो इन दोषों को देखकर ही हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लैग इंक्लूजन के कई कारण हो सकते हैं भाई। स्लैग इंक्लूजन में अगर हम बात करें तो गलत इलेक्ट्रोड का चयन करने से भी आप दोष उत्पन्न हो सकता है, लंबी आर्क का इस्तेमाल करने से भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है, और गलत वेल्डिंग तकनीक होने से भी ये दोष हमारा वेल्डिंग में आ जाता है। अधिक करंट का इस्तेमाल और नमी युक्त इलेक्ट्रोड भी इस दोष को वेल्डिंग में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये दोष ना आए, लंबी आर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सही इलेक्ट्रोडों का चयन करना चाहिए हमें, और गलत वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल वेल्डिंग में ना करें, सही वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करें, सही करंट का इस्तेमाल करें, और ड्राई इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करें, सूखे हुए इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करें कि नमी ना हो उनके अंदर। कई बार क्या होता है मॉइस्चर आ जाता है मौसम के अंदर भी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुमने वो पानी में भिगोए हो तभी गीले होंगे, कई बार तुमने पैकेट में हाथ दिया जैसे भी तो गिर रही है, वो नमी है काफ़ी मौसम में, वो नमी को ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, और नमी को जब ग्राइंड कर लेते हैं तो वेल्डिंग में वो जो प्लग्स है वो भुरभुरा होकर टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्रिटलनेस आ जाती है उसमें, वो भुरापन आ जाता है और वो टूट जाता है, ठीक है, जिससे वेल्डिंग करना जटिल हो जाता है। तो ये उपाय अपनाकर हमें स्लैग इंक्लूजन को जो है नियंत्रित कर सकते हैं आने से। उसके बाद है भाई ब्लो होल। ब्लो होल क्या चीज़ होती है, ब्लो होल एक्चुअली वेल्डिंग बीड के ऊपर ये पिन टाइप के होल थे, ये उससे थोड़े बड़े टाइप के गड्ढे हैं, वेल्डिंग बीड के ऊपर बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वेल्डिंग बीड के ऊपर जब बन जाते हैं गड्ढे तो उनको हम ब्लो होल कहते हैं। तो इनका मुख्य जो कारण होते हैं वो है हमारे भाई लंबी आर्क का प्रयोग। अगर हम लंबी आर्क का प्रयोग करते हैं तो ये दोष आ सकता है। गलत इलेक्ट्रोड एंगल, अगर इलेक्ट्रोड का एंगल प्रॉपर नहीं है तो भी ये दोष वेल्डिंग में उत्पन्न हो सकता है, आर्क वेल्डिंग में। और उसके बाद गलत वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करने से भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है। नमी युक्त इलेक्ट्रोड और अच्छे फ्लक्स का ना लगा होना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का पैकेट 100 रुपये में भी आता है, इलेक्ट्रोड का पैकेट 1000 रुपये में भी है, 2000 रुपये में भी है। वो फर्क क्यों है, क्वालिटी के ऊपर फर्क है, ठीक है। वो जो महंगे इलेक्ट्रोड होते हैं वो अच्छे फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का मिश्रण डालते हैं ताकि क्वालिटी वाली वेल्डिंग की जा सके, ठीक है। कुछ लोग सस्ता बेचते हैं तो उनमें कुछ डिफेक्ट होते हैं इसीलिए वो सस्ता बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो उच्च गुणवत्ता के जोड़ वैसे इलेक्ट्रोडों से तैयार नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लंबी आर्क का प्रयोग न करें, सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करें, उचित इलेक्ट्रोड एंगल का प्रयोग करें और अच्छे फ्लक्स का लगे इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में करने से हमें ब्लो होल के दोष से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अधूरी पेनिट्रेशन। मैंने ओवर पेनिट्रेशन के बारे में बताया था, ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। ओवर वाली बाहर नीचे की तरफ दिखाई दे जाती है हमें, पर इनकम्प्लीट होगी वो भी पीछे से नहीं दिखाई देगी अच्छी प्रकार से, उसको टेस्ट से देखना पड़ेगा हमें। जैसे ये लोब है, ऊपर से हमें दिखाई देगी ऊपर भर गई है, पर कई बार नीचे नहीं निकल पाती पेनिट्रेशन। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं, अधूरी पेनिट्रेशन कहा जाता है उसे, ठीक है। तो अधूरी पेनिट्रेशन जब भी आ जाएगी तो वो जोड़ कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु पिघल के नीचे नहीं गई है, और नीचे नहीं जाएगी तो क्या होगा, उससे उसके ऊपर भार पड़ेगा, वेट पड़ेगा, तो वो चीज़ टूट जाएगी, ठीक है। टूट जाएगी तो जान माल की भी हानि हो सकती है। बहुत सारा काम वेल्डिंग जोड़ों पे ही टिका होता है। आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें
वेल्डिंग से बन रही हैं, ठीक है। वेल्डिंग से पिलर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। जैसे पहले बिल्डिंगों में ये कॉलम लगाते थे, आजकल कॉलम कम हो गए हैं, आयरन के बनाए जा रहे हैं कॉलम, ठीक है। उन्हीं पे वो चीज़ें पिलर बना के उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग स्थापित कर दी जाती है। अगर वहाँ वेल्डिंग की कमी होगी, डिफेक्ट आ जाएंगे वेल्डिंग में, तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेनिट्रेशन की कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। करंट की कमी होने से पेनिट्रेशन की कमी हो सकती है। अगर अधिक तेज गति से तुम लोग वेल्डिंग करते हो तो भी पेनिट्रेशन की कमी हो सकती है जोड़ के अंदर। उसके बाद जो है किनारों की गलत तैयारी और गलत वेल्डिंग तकनीक भी इसका एक कारण है, ठीक है। उसके बाद बैकअप प्लेटों का प्रयोग ना करना। कई बार क्या होता है कि दूसरी जो धातुएं होती है, कुछ धातुएं महंगी होती हैं, जैसे तांबा है, तो जब उनको वेल्डिंग करते हैं तो बैकअप प्लेटें लगाई जाती हैं, यानी कि ये तांबे की 2 प्लेटें, हम उसके पीछे एक प्लेट और लगा दी जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में पिघल कर न बहे, ठीक है। तो उससे धातु की हानि को रोकने के लिए हम बैकअप प्लेटों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अधूरी पेनिट्रेशन जब आएगी तो इसमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि करंट की सही मात्रा सेट करें, वेल्डिंग की गति अधिक तेज ना रखें, किनारों को सही प्रकार से तैयार कर लें, ठीक है, और वेल्डिंग तकनीक सही रखें और बैकअप प्लेटों का इस्तेमाल करें, तो हमें अधूरी पेनिट्रेशन को वेल्ड में आने से रोक सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी प्रकार के दोष होते हैं जो कि आर्क वेल्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो इन सभी दोषों का निवारण हमने देखा कि किस प्रकार इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसके बेसिकली कारण है। फिगर के द्वारा भी हमने देखा कि किस प्रकार की दिखावट इनमें आ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की दिखावट को देखकर तुम लोग ये जान सकते हो कि वेल्ड में कौन से दोष आ गए हैं। और एक अच्छे वेल्डर को, ठीक है, एक अच्छे वेल्डर को तमाम दोषों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तमाम दोषों को उसे देखना आ जाना चाहिए कि वेल्ड में क्या डिफेक्ट आ गया है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि डिफेक्ट क्या आ गया है तो उसको आने से कैसे रोकेंगे हम, ठीक है। तो आने से तभी रोक सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता होगा कि डिफेक्ट आया कौन सा है, ठीक है। तभी उसके उपाय करेंगे हम, और उन उपायों से हम वेल्ड में उन दोषों को आगे आने से रोक सकते हैं। क्लियर हुई है चैप्टर।